सुप्रभात बच्चों। आज के हमारे हिंदी के अध्याय का नाम है सोना। बच्चों, सोना वो नहीं जिसके हम आभूषण पहनते हैं। ये पाठ बच्चों महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है और इसमें पशु पक्षियों पर उनका स्नेह प्रदर्शित किया गया है। ये एक संस्मरण है। तो चलते हैं बच्चों, इस पाठ में प्रवेश करते हैं। सोना यानी बच्चों महादेवी वर्मा की सुप्रसिद्ध लेखिका थी हमारी। उन्होंने अपने जीवन में पशु पक्षियों से बड़े स्नेह था, वो बड़े स्नेह के साथ पालती थी। प्रस्तुत पाठ में उनके बारे में और उनके द्वारा पाले गए एक हिरण का संस्मरण दिया गया है। सोना अचानक आई थी, परंतु वह जब तक अपनी शैशवा अवस्था भी पार नहीं कर सकी। शैशवावस्था यानी शिशुकाल। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर, छोटा सा शरीर, छोटा सा मुंह, बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, जैसे पानी भरा हो आंखों में, पानी के रंग जैसी। देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगे। ऐसा लगता था कि आंखों में पानी भरा हुआ और अभी ये पानी गिरने लग जाएगा। परंतु उस बेचारे हिरन शावक की कथा तो, हिरन शावक यानी हिरन का बच्चा की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। वह न किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है, न ही अथाह समुद्र के बहुमूल्य मोती की कथा है। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव में जुगाली करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की मां भागने में असमर्थ थी, क्योंकि जो सोना मृग शावक थी वो मां के पेट में थी। और जब बच्चा मां के पेट में होता है तो बच्चों वो उस समय भाग नहीं सकती, बड़ी दिक्कत होती है मां को। सदैह जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट से सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दी। यानी शिकारियों ने शिकार कर दिया। शिकारी मृत हिरनी के साथ उसके रक्त से सने ठंडे स्तनों से लिपटे शावक को जीवित उठा ले गए। ऐसी निष्ठुरता बच्चों इस पाठ में दिखाई गई कि कैसे मनुष्य निष्ठुर होते हैं, उनमें बिल्कुल भी प्रेम नहीं होता है। जो शिकारी वर्ग हैं उन्होंने उस मृग शाविका, जो कि अभी अभी उसने अपनी शिशु को पैदा किया था, और उसको मार करके उसके जीवित शिशु को उठा कर ले गए। उनमें से किसी के परिवार की हृदय गृहिणी और बच्चे ने उसे पानी मिला दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। जिसका अच्छा मन होगा उसने उस बच्चे को पानी मिला दूध पिलाया, उसे 2-4 दिन जीवित रख पाया। किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया, बच्ची को अनाथ शावक को मेरे पास ले आई। यानी उसकी माँ मर चुकी थी, उसने बचने की आशा भी धूमिल थी, यानी धूल में मिल गई थी, धूमिल बहुत कम थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुंदर सुनहरे रंग के कारण जब उसे सोना कहने लगे, क्योंकि उसका रंग इस तरह का था बच्चों, इसलिए सोना कहा जाने लगा। दूध पिलाने की शीशी
ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ किया गया। अनुष्ठान माने शुरू किया गया। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास के विद्यार्थियों के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही, माने सब लोग उत्सुकता से उसे देखते थे। परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई, यानी दोस्त बन गई, जिसके बिना उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। यानी बच्चों के साथ बच्चों वो हिल मिल गई, घुल गई। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैर की संतुलित कर चौकड़ी भरती, यानी चारों पैर से दौड़ती रहती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती, यानी देखती रहती थी अंदर बाहर घुस घुस के। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती थी, क्योंकि तरह तरह की चीज़ें होती रहती थी वहाँ। कोई छात्रा हाथ मुँह धोती है, छात्रा कोई बालों में कंघी करती है, कोई साड़ी बदलती है, कोई अपनी मेज की सफाई करती है, यानी तरह तरह के काम यहाँ पे बच्चों दिखाए गए हैं छात्रावास में। कोई स्नान करके भीगे कपड़े सुखाने के लिए फैलाती और कोई पूजा करती। लड़कियों का छात्रावास था, वहाँ पे वो लड़कियाँ ये काम करती हुई दिखाई देती थी। सोना के पहुँच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता है। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती है, यानी उस मृग साविका के बच्चे को, सावक को। कोई गले में रिबन बांध देती है, कोई पूजा के बतासे खिला देती है, इत्यादि ये काम होने लगा। मैस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़कर आते, सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते। परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर अन्य खाद्य पदार्थ कम पसंद थे, मतलब खाने योग्य चीज़ें बहुत कम खाती थी। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चलती, कभी उस पर लौटती रहती। इस तरह से उसके क्रियाकलाप रहते थे सोना हिरन के सावक के। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी, ये समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती जब वह मुझसे सटी खड़ी रहती, मेरे पास खड़ी हो जाती। तो उसे पता चल जाता था कि महादेवी वर्मा का, यानी जो लेखिका है, उनके भोजन का समय हो गया है। जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता, कुछ चावल रोटी आदि उसको भी प्राप्त होता रहता था, परंतु उसे कच्ची सब्जी अधिक भाती थी, यानी कच्ची सब्जियां खाती रहती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के सामने ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ कर देती थी। इस तरह से सोना अपना क्रियाकलाप करती रहती थी। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे, क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक समय लग रहता था। वे पंक्तिबद्ध होकर खड़े होकर सोना सोना पुकारते थे। वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती थी। यह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों तक चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी कक्षा आती थी, एक के बाद एक कक्षा की खेल की, यानी रेसेस की घंटी हुआ करती थी। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भ्रम होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वो पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी कि मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई आशंका ही नहीं रहती थी, यानी चोट नहीं लग सकती थी। इस तरह से वो मेरे सिर के ऊपर से कूदती थी। भीतर आने पर वो मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर
चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसी जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। इस तरह से वो अपना वो दिखाती थी। मेरी बिल्ली गोधुली, कुत्ते हेमंत वसंत, कुतिया फ्लोरा सब इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए। यानी उन्हें ये लगता था कि सोना के आगे अब जो लेखिका हैं वो उन्हें प्यार नहीं करती हैं, इसलिए वो रुष्ट हो गए थे। परंतु सोना से थोड़े ही दिनों में सबसे साख्य स्थापित कर लिया, यानी सभी से उसने दोस्ती बना ली सोना ने। फिर तो वह घास पर लेट जाती है, कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते, कोई इसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते यानी बिल्कुल रम जाते, तब वो अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वह गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। इस तरह का दृश्य रहता था। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना की टांगें अधिक सुडौल हो गईं, खुरों के कालेपन में चमक आ गई, गर्दन लचीली हो गई, पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। मतलब सुंदर होती चली जा रही थी वो। आँखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर में नीले गोलक की दृष्टि ऐसी लगती मानो नीलम के बल्बों में उजली चमक हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया। फ्लोरा जो कुतिया थी उसने, और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। यानी जो फ्लोरा थी उसने 4 बच्चों को जन्म दिया और इन खेलों को छोड़कर वो अपने बच्चों को पालने लगी। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। सोचने लगी ये क्या बात है। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चित लेट गई थी। पिल्ले आंखें बंद रहने के कारण चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना ने नित्य के कार्यक्रमों में पिल्लों के बीच लेट जाना ही सम्मिलित हो गया। यानी वो भी माँ की तरह समझने लगे बच्चे कि शायद ये मेरी माँ है, तो इसलिए वो भी उन बच्चों के बीच लेट जाती थी। आश्चर्य की बात ये थी कि फ्लोरा हेमंत बसंत और गोधुली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उसे छोड़कर अस्वस्थ हो जाती थी। अपने बच्चों को छोड़ देती थी वो सोना के ऊपर और सोचती थी कि ये बड़े आराम से मेरे बच्चों की देखभाल करे। संभवतः वह सोना की स्नेही अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। वो जानती थी कि सोना मेरे बच्चों को नहीं मारेगी, स्नेह करेगी, प्रेम करेगी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने साथ घूमने वाली सेना में शामिल कर लिया, अपने साथ घूमने ले जाने लगी घुमाने। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के साथ प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर अस्वस्थ नहीं हो पाती। यानी जब भी बाहर जाती थी लेखिका तो वो सोचती थी पता नहीं ये लोग जो अपने नौकर चाकर हैं, सेवक हैं, वो कैसे इनकी देखभाल करेंगे, उसका उन्हें डर लगा रहता था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म का समाप्त हो गया, यानी गर्मी के दिन समाप्त हो गए। 2 जुलाई के लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा, यानी वो शोर मचाने लगे।
कि मैं आ गई हूँ, इसलिए उनमें शोर मचने लगा। गोधूली कूद कर कंधे पर आ बैठी। हेमंत वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, खुश होने लगे। पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। सोना हिरनी, क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती? सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंख पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। यानी कुछ न कुछ ऐसा कारण हो गया है जिसके कारण सोना नहीं आ पाई सामने। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के साथ मेरे अभाव के कारण जब मैं चली गई वहाँ से और छात्रावास में बच्चे नहीं थे, गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई थी, उस कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई कि इधर उधर सी वह प्रायः कंपाउंड के बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसे खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था, यानी उसको मारकर खाने वालों का। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया, क्योंकि वो कूदकर इधर उधर चली जाती थी। वहाँ छात्रावास में भी कोई नहीं था कि कहीं कोई आदमी इसको मार ना दे, इसलिए उसने बांधना शुरू कर दिया। एक दिन बंधन की सीमा भूलकर वो बहुत ऊंचाई तक उछल गई और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। रस्सी बंधी होने के कारण वहीं उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी रस्सी बंधी है और बहुत ऊंची उछाल लगाई तो एकदम से उछल पाई नहीं ज़्यादा ऊंची और मुंह के बल ज़मीन पर गिर गई। जैसे माथे में उसके चोट लगी वहीं उसके प्राण निकल गए। तो बच्चों, इस पाठ में हमारे जो पालतू पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य के समान होते हैं और उन लोगों की हमें जिस प्रकार से हम अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने पशु पक्षियों की देखभाल करनी